अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत 9 दिसंबर को मुनक़िद करेगी शानदार जलसे आम। अपोजिशन पार्टियों BRS और BJP की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब देने रेवंत रेड्डी हुकूमत की तैयारी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में गांधी भवन में हुआ रियासती कायदीन का इजलास। ग्रेजुएट MLC इलेक्शन समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के बाद तेलंगाना BJP का अगला निशाना। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलुगु ज़बान में किया ट्वीट, कहा तेलंगाना के अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली के साथ हुई अच्छी मीटिंग। BJP मसाजिद और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत आखिर क्यों पैदा कर रही है? दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर असद ओवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा RSS और BJP फ़िरका परस्ती को दे रही है बढ़ावा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा की रुकनीत का ले लिया हलफ। केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात में हासिल की शानदार कामयाबी। अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा। राज्यसभा में आज भी अपोजिशन अरकान का मुसलसल एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और खलीजी रियासत कतर ने लेबनान में जंगबंदी के मुआहदे का किया खैर मकदम, कहा गाजा में भी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूबीन ने नेतन्याहू और यो गैलेंट के खिलाफ जारी करदा वारंट गिरफ्तारी पर अमलावरी का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन पार्टियों BRS और BJP की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 9 दिसंबर को बड़े जलसे आम की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस BRS दौर हुकूमत के लैंड स्कैम को भी बेनकाब करेगी। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट भी पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा असम्बली सेशन के दौरान भी रेवंत रेड्डी हुकूमत अपनी 1 साला कारकर्दगी और इक़दामात के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने का मंसूबा और अज़ायम रखती है। तेलंगाना की कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में रियासती कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन में आज इजलास हुआ। इस मीटिंग में ग्रेजुएट MLC इलेक्शन समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन के अलावा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपक दास मुंशी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ज़ात पात के सर्वे में हिस्सा लिया और अपनी तमाम तर तफसीलात दर्ज करवाईं। GHMC कमिश्नर और हैदराबाद कलेक्टर भी इस मौके पर रेवंत रेड्डी के साथ मौजूद थे। उन्होंने पेशरफ्त और अवामी रद्दमल का भी तफसीली जायज़ा लिया। शहर हैदराबाद के इलाकों में अहम शख्सियात, IAS IPS अफसरान, MPs MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों की तफसीलात भी दर्ज की जा रही हैं ताकि ज़ात पात का सर्वे का काम मुकम्मल किया जा सके। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के बाद अब तेलंगाना पर BJP की नज़रें हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने X पर तेलुगु में ट्वीट लिखा और कहा कि तेलंगाना के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तेलंगाना में BJP तेज़ी के साथ मकबूल होने का दावा भी किया गया। मोदी ने कहा कि तेलंगाना की अवाम कांग्रेस से मुबैना तौर पर बेजार हो चुके हैं और BJP की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। BJP कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को बेनकाब करती रहेगी और BJP अपने तरक्याती एजेंडे पर अमल करेगी। राजस्थान में वाक़ मशहूर मारूफ दरगाह अजमेर शरीफ पर मंदिर होने का दावा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त को ज़ीर अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है, जिस पर हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि BJP मसाजिद और दरगाहों को लेकर आखिर इतनी नफरत क्यों पैदा कर रही है। मोदी समेत सभी दरगाह के लिए चादर रवाना करते रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि BJP और RSS फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है। ओवैसी ने भी कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शुमार हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया कराम में होता है। लोग सदियों से उनकी पैरवी करते आए और करते रहेंगे। कई बादशाह, महाराजे, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था। अपील कोर्ट ने 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं।
आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये तारीखी किले गोलकुंडा के करीब वाक़ हथियार का झाड़ और मस्जिद का रास्ता बंद पड़ा हुआ है, जिससे सयाहों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। यहीं एक तारीखी कुतुबशाही मस्जिद भी वाक़ है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। माजी में एक अच्छी शाहराह बनी हुई थी जो इन दिनों बंद पड़ी हुई है, जिससे न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि सयाह भी पूरा दौरा करने से कासिर है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने यहाँ का तफसीली दौरा किया, मुकामी लोगों और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत भी की, जिनका कहना है कि कोई माकूल वजूहात के बगैर रास्ते को लगभग 6 महीनों से ज़्यादा अरसे से बंद रखा गया है, जिससे तारीख़ी मुकाम का तफसीली दौरा करने से मुकामी लोग और अवाम भी खासिर हैं। निर्मल जिला के दिलावरपुर में मुकामी अवाम और किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ मुसलसल दूसरे दिन एहतजाज किया। इस दौरान रियासती वज़ीर सीदा खान ने दावा किया कि इस फैक्ट्री का इजाज़तनामा साबिक़ा BRS के दौरे हुकूमत में जारी हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साबिक़ा रियासती वज़ीर और BRS लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव के ख़ानदान से इस फैक्ट्री का ताल्लुक़ है। BJP और BRS इस मामले पर सियासत कर रही हैं और अवाम और किसानों को एहतजाज पर उकसाया जा रहा है। మహేష్ కుమార్ పుట్ట ఈ కంపెనీకి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. ఈ తలసాని సాయి కుమారు టిఆర్ఎస్ పార్టీయా, వాళ్ళ నాన్న ఏమన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీయా, వాళ్ళ నాన్న ఏమన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడా? ఇది మీరే కదా ఇచ్చింది. ఈ రోజు మీరిచ్చి అన్ని రకాల అనుమతులు మే 2023లోనే అప్పటి BRS ప్రభుత్వం అన్ని రకాల పర్మిషన్లు ఇచ్చి మరి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇప్పించుకున్నారు. ఇన్ని చేసి ఇన్ని రోజులు మేము ఆపుకుంటూ వచ్చినాము. ఈ రోజు కావాలని రైతులను రెచ్చగొట్టించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. రైతుల ఆందోళన జరుగుతుంటే అక్కడికి ఆర్డీఓ పోయి వాళ్ళతో చర్చలు జరిపితే కావాలని BRS BJP నాయకులు ఆర్డీఓ నిర్బంధించడం, ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి కుట్రపూరితమైనటువంటి లక్షణాలు పునికి పుచ్చుకున్నటువంటి మీరు ఎప్పుడు కూడా బాగుపడరు. వాస్తవాలు మాట్లాడండి. ఏమన్నంటే సోషల్ మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది సరైంది కాదు. మీకు దమ్ముంటే, మీరు నిజాయితీ పరులైతే, మీరు నిజంగానే రైతుల పట్ల మీకు ప్రేమ ఉంటే, మేము ఈ యొక్క ఒప్పందాలు మేము చేసుకోలేదని మరి అంబేద్కర్ గారు సాక్షిగా వచ్చి మీరు చెప్పగలరా? లేదా మరి ఈ రోజు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ కి వచ్చి చెప్పగలరా మేము పర్మిషన్లు ఇవ్వలేదు, మాకేం సంబంధం లేదని? ఎక్కడికి వచ్చి చెప్పగలుగుతారో మీరు చెప్పండి. కాబట్టి ఈ అబద్దాల మీద ప్రజల్ని, వాళ్ళ మనోభావాల్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకొని ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతుంటే దుష్ప్రచారం చేసి దుర్మార్గంగా కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలన్నటువంటి BRS लीडर और साबिक़ा रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दिलावरपुर की इथेनॉल फैक्ट्री से उनका या उनके ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अली और दीगर BRS के कायदीन भी मौजूद थे। చెప్పే అవసరం లేదు. మీరు అనవసరంగా లేనిపోని అంశాలన్నీ లేని ఉన్నట్టు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి. రైతులు ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎందుకు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు?
వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి. అది వదిలిపెట్టి మీరు ఈ పనికిరాని ఎలిగేషన్స్ పెట్టవలసి రెండోది లేనిపోని క్రియేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి తెలియజేస్తాం. నేనేమంటే దాని డెప్త్కి వెళ్తే నేను అప్పుడు ఆ కన్సల్ట్ మినిస్టర్ కాదు. ఒకటి నేను డెప్త్కి వెళ్తే చాలా సబ్జెక్టు చెప్తా. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో సింగిల్ విండో అని పెట్టింది గవర్నమెంట్. పర్మిషన్ ఇచ్చేదేమో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇక్కడనేమో సింగిల్ విండో పెట్టారు. ఆ అప్రూవల్ అనేది సింగిల్ విండోలో పోతాయి. అది తెలుసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఇక నాకు సంబంధం లేనిది ఇంకా నేను డెప్త్కి వెళ్ళి ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పవలసిన అవసరం లేదని నేను అది వదిలేస్తున్నా. 100% సవాల్ ఏమంటున్నా, నేడు కంటే ఆడికి ఎక్కడంటే అక్కడ. నేనేమంటున్నా, ఒకవేళ నిజంగా సంబంధం ఉంటే నేను రాసిచ్చేస్తా అంటున్నా కదా. మీరు డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా రెడీ ఉంటే తెచ్చుకోండి, రాసిచ్చేస్తా అని చెప్తున్నా. దాంట్లో ఎనికి తగ్గేది ఏం లేదు. నేనేమంటా, మీరు ఎప్పుడన్నా కానీ విమర్శలు చేసేటప్పుడు అథెంటిక్గా చేయండి. ఏది పడితే అది మాట్లాడకండి. ఎందుకంటే మీరు బాధ్యత గల వ్యక్తులు. అబాస్ పాలు కావద్దనే మీకు. రెండోది, నేను వాళ్ళు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్తే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నేను దాంట్లోకి తీసేదే ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినాయి. అదే అన్నా, నేను తీసిన దాంట్లోకే చెప్తున్నా. ఇదే పెద్ద సీక్రెట్ కాదు, దాపరికం కాదు, దాచుకునేది కాదు. క్లియర్గా దీంట్లో చూడండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, ఎప్పుడు రాజీనామా చేసి పక్కనే ఉన్నది, దాని పక్కనే. इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गंदा मवाद हटाने के लिए मौजूदा कवानीन को सख्त बनाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को इस मसले का तफसीली जायज़ा लेना चाहिए और इस सिलसिले में इत्तेफाक राय से एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। तेलंगाना स्कूली तालीम महकमे के डायरेक्टर ईवी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि नारायणपेट ज़िला में ज़िला परिषद हाई स्कूल में पेश आए समेत ग़िज़ा के वाक़यात की वसी तहक़ीक़ात जारी हैं। याद रखें, इस मामले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया था। और रवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा की रुकनीत का हलफ ले लिया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। आइए देखते हैं लोकसभा का ये मंजर। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद।
लेते भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तब जाएगा यार। आओ। अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगी की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए राज्यसभा में आज भी अपोजिशन अरकान ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। इल्तवा के बाद जब चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फ़े सवाल के लिए कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी नशितों से खड़े हो गए और ऊँची आवाज़ में बोलने लगे। इस पर धनखड़ ने कुछ भी रिकॉर्ड पर न लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मुस्बित बातचीत की जगह है। उन्होंने अरकान से वक्फ़े सवाल को चलाने में ताउन की अपीलें की, लेकिन नारेबाजी करने वाले अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद जुमेरात तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि बीजेपी की महाराष्ट्र इलेक्शन में कामयाबी के एक हफ्ते बाद भी आज तक चीफ मिनिस्टर तय नहीं किया जा सका, हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी। उन्होंने कहा कि आखिर क्या रुकावटें हैं, इन सब मामलात को अवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन। और क्या कर सकते, उनके सामने कौन सा विकल्प था, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने लिया, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं। वफ़ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ को लोकसभा ने मंजूर कर लिया, जिसके तहत कमेटी बाइंदा बजट इजलास तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीली बयान दिया। की प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ क्लेम कर रहा है, राज्य में और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट है। ऐसे 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों से हमने उसकी एक रिप्लाई मांगी थी कि आखिर आपकी डीड्स हैं या आपके क्या हैं, इसके संबंध में क्लैरिटी दें। तो वो रिप्लाई अभी तक नहीं आई। देश की राजधानी में 123 पर संपत्तियां जो मतलब इतनी कीमती हैं और वो केंद्र सरकार की है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने उसको राजधानी बनाने के लिए कंपनसेशन देके एक्वायर किया था और फिर 70s में 1970 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया वो 123 प्रॉपर्टी की वक्फ की है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर 2014 में जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था, उस समय की सरकार ने एक कैबिनेट करके कि हम 1 रुपये प्रति एकड़ पर एनम हम उस 123 प्रॉपर्टी को दे रहे हैं और हैंड ओवर करने की, वो कोर्ट ने स्टे कर दिया। नहीं तो आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आज वक्फ की हो जाती। तो उस पर भी लोगों ने कहा कि इस पे हमको फिर से यूडी मिनिस्ट्री को बुलाना चाहिए, दिल्ली सरकार को बुलाना चाहिए। तो ऐसे पे हमने महसूस किया है कि हम इसके टाइम के एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं। आज वो रिजोल्यूशन आएगा कि हम
बजट सेशन के आखिरी दिन तक सर आज पेश तक करेंगे। अर्जन हुआ है, आज आ जाएगा सब कुछ? आ जाएगा बिल्कुल। और एक सवाल ये कि सर लगातार जिस तरीके से कल भी हंगामेदार रहा, एक्सटेंशन की मांग लगातार करते रहे, विपक्ष एकदम नाराज होकर वॉकआउट हुआ। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, लगातार यही कह रहे हैं कि ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए। नहीं जा रहा है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग की तरफ से अब समय भी दिया। नहीं, देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि जब लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकें हो रही हैं, एक एक दिन में ऑन एन एवरेज 7 घंटे 8 घंटे बैठकें होती हैं, 29 बैठकें हो चुकी हैं, मोर देन 125 आवर्स से ज्यादा बैठ चुके हैं। देश के महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, इतने राज्यों में जा चुके हैं। सभी वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर से हम मिल चुके हैं। और अब बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के हवाले से। खलीजी रियासत कतर ने लबनान में जंगबंदी के माहदे का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि ये गजा पट्टी पर जारी जंग और मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों को रोकने के लिए इसी तरह के माहदे का सबब बनेगी। अपने बयान में कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तमाम फ़रीक़ैन से माहदे पर अमल करने, फौरी तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने और सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 1701 पर मुकम्मल अमलावरी करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कतर ने बयान में कहा कि इस माहदे के लिए मज़ीद जाम इत्तेफ़ाक़ राय की राह हमवार की जाए, जिससे ख़ित्ते में पायदार अमन हो, मुकम्मल इस्तेहकाम हासिल हो। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने लेबनान के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और इसकी इलाक़ाई सालमियत, खुद मुख्तारी और बरादर लेबनानी अवाम की मुसलसल तायीद के अज़म का अदा किया। बयान में अमरीका और फ़्रांस की कोशिश की सताइश की गई और मुतालबा भी किया गया कि आलमी क़ुव्वतें गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून खराबा रोकने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करें। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी ICC की जानिब से ज़ालिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के ख़िलाफ़ जारी वारंट गिरफ्तारी पर अमल का मुतालबा किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत 9 दिसंबर को मुनक़िद करेगी शानदार जलसे आम। अपोजिशन पार्टियों BRS और BJP की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब देने रेवंत रेड्डी हुकूमत की तैयारी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में गांधी भवन में हुआ रियासती कायदीन का इजलास। ग्रेजुएट MLC इलेक्शन समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के बाद तेलंगाना BJP का अगला निशाना। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलुगु ज़बान में किया ट्वीट, कहा तेलंगाना के अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली के साथ हुई अच्छी मीटिंग। BJP मसाजिद और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत आखिर क्यों पैदा कर रही है? दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर असद ओवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा RSS और BJP फ़िरका परस्ती को दे रही है बढ़ावा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा की रुकनीत का ले लिया हलफ। केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात में हासिल की शानदार कामयाबी। अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा। राज्यसभा में आज भी अपोजिशन अरकान का मुसलसल एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और खलीजी रियासत कतर ने लेबनान में जंगबंदी के माहदे का किया खैर मकदम, कहा गाज़ा में भी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूबीन ने नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ जारी करदा वारंट गिरफ्तारी पर अमलावरी का किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।